हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सौरभ अकेडमी पर। आज हम 2 दिन के रेस्ट के बाद में वापस आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं की, जिसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है। 3 पार्ट हो चुके हैं, अब लास्ट पार्ट है जिसमें हम चर्चा करते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया विस्थापन है अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? आप जानते हो कि एक दूसरे को क्या करना, विस्थापित करना। यानी कोई तत्व है या पदार्थ है, कोई दूसरे तत्व या पदार्थ को क्या करते थे, विस्थापित कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी भाषा में जब हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, एक प्रयोग करेंगे, जिसमें क्या है कि फिर कॉपर कॉपर सल्फेट का एक विलयन लेंगे, जिसमें हम क्या है कि इस अभिक्रिया को समझेंगे कि किस प्रकार होती है। ठीक है नहीं? तो पहले हम इनकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा में क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील अभिकार किसी कम क्रियाशील अभिकार को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अधिक क्रियाशील अभिकार या धातु, अभिकार या तत्व या पदार्थ, एक ही बात है। ठीक है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील अभिकार या तत्व किसी कम क्रियाशील अभिकारक को विस्थापित कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब ये अभिक्रियाशील धातु क्या है? क्रियाशील धातु अभिक्रियाशील या क्रियाशील एक ही होता है। तो क्रियाशील ये हम पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में, उसमें बताएंगे कि क्रियाशील धातु कौन कौन सी अधिक होती है, कौन सी कम होती है, कौन सी मीडियम होती है। ठीक है नहीं? अब हम एक क्या है कि प्रयोग है, प्रयोग को मैं आपको बोलकर बता रहा हूं कि हम एक कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, उसका रंग किस प्रकार का होता है? नीला रंग होता है। जैसे हम उसमें क्या है कि लोहे की कील डालेंगे, तो कील क्या करेगी, जिसके जैसे उसके अंदर जाएगी कॉपर सल्फेट विलयन में, तो धीरे धीरे विलयन का रंग तो क्या हो जाएगा? मलिन होने लगेगा। और जबकि कॉपर से क्या उसका आयरन, यानी लोहे को क्या बोलते हैं? आयरन, तो उसका रंग कैसे होने लगेगा? भूरा रंग होने लगेगा। ठीक है नहीं? तो मैं इसके उदाहरण की सहायता से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है नहीं? इधर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास में फेरस है जो सॉलिड है। ठीक है? जब इसको मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में डालूंगा, कॉपर सल्फेट की क्या है? विलयन में डालूंगा, तो ये इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित। क्यों? क्योंकि आयरन है या फेरस है, ये अधिक क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। तो ये क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट कॉपर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया नहीं कि अधिक क्रियाशील धातु कौन है? यहाँ पर आयरन है, जो किसको विस्थापित कर रही है? वो कर रही है कॉपर को। ठीक है? इस हिसाब से हम आगे किसकी बात करते हैं? अगर एक दो उदाहरण और लेते हैं, जैसे जिंक है। जिंक सॉलिड है, इसकी अभिक्रिया मैं कॉपर सल्फेट के साथ में करवाता हूं, तो कॉपर सल्फेट के साथ में करवाएंगे, क्या होगा? यहां से जिंक किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को। तो कॉपर को विस्थापित करेगा, क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट साथ में क्या है कि कॉपर है, निकल जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ठीक है? आगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? यानी जिस अभिकार को डबल विस्थापन होता है, जिसका द्विबार होता है, 2 बार विस्थापन होना, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें
अभिकारकों के मध्य, जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें दोनों अभिकारक आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। वो अभिक्रिया कौन सी होगी? द्विविस्थापन। जैसे एग्जाम्पल देखो, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया में बेरिलियम क्लोराइड के साथ में करवाता हूं। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ में कराते हैं? बेरिलियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं। तो क्या बनता है? अगली अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को पहले हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इधर देखना, जैसे मैंने लिखा कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम किसके साथ में कराते हैं? बेरिलियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं। जब करवाते हैं तो क्या होता है? तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। साथ में क्या बनता है? बेरिलियम सल्फेट बनता है। साथ में क्या बनता है? बेरिलियम सल्फेट बनता है। ठीक है। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया में यह होता है कि अगर ये मान लो यहाँ पर जो बेरिलियम प्राप्त हुआ है ये हमें सफेद रंग का प्राप्त हुआ है। कैसा? सफेद रंग का प्राप्त हुआ है। ठीक है नहीं? तो ऐसा सफेद पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या हो? अविलेय हो। जल में क्या हो? अविलेय हो। जो किसका निर्माण करता है? अवक्षेपण का निर्माण करता है। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे इसमें दे रखा है, मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो ध्यान रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? वह अभिक्रिया जिसमें श्वेत पदार्थ का निर्माण हो जो जल में क्या होता है? अविलेय हो। अर्थात हम लिख देते हैं कि देखो, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें श्वेत पदार्थ का निर्माण हो तथा वह जल में अविलेय हो। जल में अविलेय हो जल में क्या हो? अविलेय हो। साथ में अवक्षेपण का क्या करे? निर्माण। अवक्षेपण का निर्माण करे ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवक्षेपण। यानी वह अभिक्रिया जिसमें क्या है? श्वेत पदार्थ का निर्माण हो, जल में क्या हो? अविलेय हो। साथ में किसका निर्माण करता है? अवक्षेपण का। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है। अगली अभिक्रिया हम पढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ते हैं? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ते हैं? उपचयन। बहुत ईजी है। उप यानी ऊपर, और ऊपर जाए तो अपन क्या मिला है? ऑक्सीजन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ठीक है नहीं? तो अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी है? उपचयन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी है? उपचयन। आपको एक ट्रिक के रूप में समझना है, क्योंकि उपचयन और अपचयन दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी? उपचयन अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पदार्थ में लिखना, पदार्थ या अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, संयम होना, योग होना, एक बात है। वृद्धि होना,
ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया। यानी उपचयन की एक समझना, उपचयन ऊपर जाएंगे कि क्या होगा? ऑक्सीजन में क्या होती है? वर्दी। ऑक्सीजन क्या होती है? वर्दी। जैसे मैंने लिखा, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, नहीं कॉपर सल्फेट सॉरी कॉपर। कॉपर की अभिक्रिया जब मैं ऑक्सीजन के साथ में करूंगा तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को वही कब है? जब इनको हम क्या करेंगे? ताप देंगे। क्या कर देंगे? ताप। ताप देंगे तो ऑक्सीजन गैस होगी। ऑक्सीजन गैस होगी तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो ये अभिक्रिया संतुलित करने के लिए मेरे को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। इधर 2 है तो मेरे को इधर भी क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो ये तो हो गया सॉलिड, ये क्या हो गया? गैस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आप बताना। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है? वर्दी होती है, वह अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। ठीक है नहीं? आगे अगली है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगली है अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, अपचयन में क्या हो जाएगी? कमी। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ या अभिकारक में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो। ह्रास या कमी एक ही बात है। ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। जैसे मेरे पास, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मेरे पास में कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को अगर ये गर्म है, इसमें मैं क्या करता हूँ? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करता हूँ। क्या करता हूँ? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करता हूँ। तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? कॉपर प्लस जल प्राप्त हो गया नहीं? तो इसमें देखो, यहाँ पर तो ऑक्सीजन क्या थी? साथ में थी। और जैसे ही यहाँ पर उत्पाद के रूप में गए तो ऑक्सीजन में क्या आ गई? कमी आ गई। ऑक्सीजन में क्या आ गई? कमी। ऑक्सीजन क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन में क्या होगी? कमी। उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन में वृद्धि। जब अपचयन और उपचयन एक साथ में होगी तो अभिक्रिया कौन सी होगी? रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? अगली अभिक्रिया है रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखना। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन क्या हो? एक साथ में हो। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या अभिकारक अपचयित व दूसरा अभिकारक उपचयित हो। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? जिसमें एक अभिकारक क्या होगा? अपचयित होगा, दूसरा क्या होगा? उपचयित होगा। वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? रिडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात दूसरी इसमें देखना, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन साथ में हो। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन साथ में हो, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, देखना आराम से। जैसे मेरे पास में कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में जैसे मैं हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करूंगा तो आपकी उपस्थिति में, तो क्या होगा? कॉपर बनेगा, साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। अब आपके पास में ये अभिक्रिया की सहायता से समझना है कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो देखो, जिससे ऑक्सीजन हट रहा है, समझने की ट्रिक देखना, जिससे ऑक्सीजन हट रहा है। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ में था, यहाँ पर हट गया, यानी जिससे ऑक्सीजन हट रहा है वो तो हो गया अपचयन। इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया।
और जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका क्या हो जाएगा, उपचयन। क्या हो जाएगा रे, उपचयन। आपको समझ में आई बात कि जिससे ऑक्सीजन हट रहा है वो उसका क्या है, अपचयन है। जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो क्या है, उपचयन। ठीक है। अब अभी एक उदाहरण और देते हैं। जैसे मैंने लिखा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की क्रिया मैं जैसे कार्बन के साथ में करूंगा तो क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। ठीक है। तो जैसे अब देखो किस में क्या जुड़ रहा है, जिंक से क्या हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका तो क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया क्या क्या कहलाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया। अगले में हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में महत्व पढ़ेंगे, क्या क्या महत्व है। अब हम दैनिक जीवन में पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया में क्या उपयोग पढ़ेंगे, यानी कहाँ का है। पहला है, इसका पहला पॉइंट है संसारण। क्या है, कंजर्वेशन। संसारण यानी संसारण क्या है, संसारण क्या होती है, कोई धातु या पदार्थ जब हम वातावरण में बाहर खुला छोड़ देते हैं तो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो वस्तु क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है। संसारित होने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संसारण कहलाती है। ठीक है। तो क्या है कि जब कोई धातु या पदार्थ किसी अम्ल या आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है। आती है तो वह संसारित हो जाती है। संसारित होने की प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। ठीक है। ये तो आप समझ गए कितनी इजी परिभाषा है इसकी। बस ये पूछी जाती है, जब कोई धातु है या पदार्थ है किसी अम्ल या आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है, संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संसारण बोलते हैं। जैसे उदाहरण इसके याद रखना, जैसे हर उदाहरण आपके दैनिक जीवन में आपने बहुत सारे देखे होंगे। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़े, लोहे पर भूरे रंग की परत। दूसरी क्या है, चांदी पर काले रंग की, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। एक बात है, ठीक है, चढ़ना। ये सब उदाहरण किसके हैं, संसारण के हैं। और क्या हो गया, लोहे हो गया, चांदी हो गया। तांबे पर कैसी शर्त दिया, हरे रंग की। तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना। ये क्या ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कोई वस्तु संसारित हो जाती है। जैसे मान लो तांबा संसारित हो जाता है तो उस पर किस रंग की परत चढ़ेगी, तो हरे रंग की। चांदी पर काले रंग की होती है और लोहे पर कैसी होती है, भूरे रंग की होती है। अगर अब अगला टॉपिक है संसारण रोकने के उपाय। अगला इसका टॉपिक है संसारण रोकने के उपाय। तो उपाय क्या होता है, उपाय होता है किसी वस्तु पर क्या लगाना, ग्रीस लगा दियो, ग्रीस लगाना। दूसरी है ग्रीस या तेल हो गया, ठीक है, ग्रीस या तेल। दूसरी होगी गैल्वनीकरण करना। गैल्वनीकरण करना। तो इस प्रकार से आप किसी वस्तु पर ग्रेस करके, गैल्वनीकरण करके या पेंट करके इन प्रकार से आप क्या है कि संसारण क्या है कि रोक सकते हो। ठीक है। नहीं, जब कोई धातु या पदार्थ अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संसारण हो जाती है। लोहे, चांदी, तांबे हो गया। अब रोकने के उपाय ध्यान रखना, ग्रीस या तेल से, गैल्वनीकरण प्रक्रिया द्वारा, या यदुलेपन बोला जाता है, यदुलेपन की प्रक्रिया, या पेंट।
अब देखो संक्षारण रोकने के उपाय आपको नीचे दिखाई नहीं दिया, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं कि रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। रोकने के उपाय ये पेंट करके, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ग्रीस या तेल के द्वारा, तीसरा हो जाएगा गैल्वीकरण द्वारा। ठीक है, तो संक्षारण रोकने के उपाय कौन कौन से, पेंट करके रोक सकते हो आप, ग्रीस या तेल के द्वारा, या गैल्वीकरण करके द्वारा रोक सकते हो। अगला है विकिरण गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, कोई भी मान लो वसा युक्त पदार्थ है, इसको लंबे समय तक हम वातावरण में छोड़ दिया जाए तो उसके स्वाद में क्या है कि स्वाद चेंज होने लगेगा, स्वाद में फिर धीरे धीरे क्या आने लगेगी, गंध आने लगेगी। इसलिए उससे पदार्थ क्या होने लगता है, विकिरणता होने लगता है। इसी प्रकार जैसे उदाहरण आपने देखे होंगे कि चिप्स के पैकेट आते हैं, उसमें ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस फ्री होती है, नाइट्रोजन गैस फ्री होती है। तो इस प्रकार से इसकी दूसरी वो है विकिरणता। तो आपको परिभाषा लिख लेना कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मान लो वसा युक्त या तेल युक्त पदार्थ को वातावरण में लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसके स्वाद में क्या है, स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विकिरणता बोलते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट, 6 नंबर का चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनके क्वेश्चन है वो पेपर के टाइम करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद।